बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, पूरी कौम को पहले तो इस बात की मुबारक हो कि आज एक दफ़ा फिर अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में फ़ाइनल में उन्होंने फिर एक दफ़ा कामयाबी हासिल करके कौम के लिए गोल्ड मेडल जीता। इस पे पूरी कौम जो है उन पे फ़ख्र भी करती है और उनको और उनके वालिदैन को और पूरी कौम को हम GNN की तरफ से भी मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान के अगर अंदरूनी मामलात की बात करें तो पाकिस्तानी सियासत में आज एक अहम पेशरफ्त ये थी कि बलूचिस्तान में कोयटा में आज आला सतही जरगे का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आला अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। जरगे का इनेकाद इस बात का सबूत है कि हुकूमत बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और ये अमन ज़रूर इंशाल्लाह कायम होगा। प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे इस मौजू पे भी ज़रूर बात करेंगे कि मार्का हक में नाकामी के बाद भारत की हज़मियत जो है वो अभी तक जारी है और अब तो अपनी शिकस्त का वो खुलेआम खुद भी एतराफ़ करना शुरू हो गए। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने भी ये बात अब तस्लीम कर लिया है कि इंडियन तैयारे जो हैं पाकिस्तान ने वो गिराए हैं। इस पे भी बात होगी और प्रोग्राम में फिर ख़ास तौर पे बात करेंगे आज IT एक्सपर्ट से कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, बिटकॉइन में हम क्या करेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इससे किस तरह बूस्ट की जा सकती है। और आखिर में नाज़रीन हम बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट उसका अदा किया है, तो ये मामला जो हैं इससे पाकिस्तान की मईशत को कितना जो है वो सपोर्ट मिलेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि कोयटा में जो आला सतही जरगा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि इन फैसलों से बलूचिस्तान में अमन कायम करने में कितनी मदद मिलेगी और क्या वाकई ही अमन कायम हो सकेगा? जी हाँ, बिल्कुल जरूर। देखें कि जो अभी वहाँ पे जिस तरीके से इंडियन प्रॉक्सी से फितनतुल हिंदुस्तान जो वहाँ पे एक्टिव है, तो जरगा जो है देखे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है जो पश्तून के रिवायात के मुताबिक भी है, बलोच रिवायात के मुताबिक भी है और वहाँ पे उनकी सारों की रिप्रेजेंटेशन है और तमाम लोगों को जो मकामी कबाइल के लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, तो उनसे ताउन की तवक्को है। और देखें 99.9% जो बलोच अवाम है वो मुहिब वतन है और उनसे यकीनन वो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं और वो अफवाज पाकिस्तान को सर्व भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के डिफरेंट जो इदारों में भी सर्व कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो वाकया हुआ था कल सुराग में जिसमें जो हिदायतुल्लाह बुलेदी शहीद हुए, तो वो एक बलोच नौजवान थे और एक ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है और पाकिस्तान के साथ भी लोग खड़े हैं और हमें आइंदे भी इंशाल्लाह आप देखेंगे अफवाज पाकिस्तान के साथ ये शाना बशाना खड़े रहेंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अब तो सरकारी तौर पे पहली दफ़ा सरकारी तौर पे इंडिया ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने भी ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए ये बात तस्लीम की है कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे मार गिराए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ देखें कि ये लोगों को तो पहले से पता था, कंफर्मेशन थी, अपोजिशन भी कह रही थी। आपने देखा होगा कि उनके एयरफोर्स के जो एयर मार्शल जो ब्रीफिंग्स के लिए आते थे उन्होंने कहा कि ये लॉसेस जो है दैट इज पार्ट ऑफ वार। और इसके बाद सब्सिक्वेंटली पॉलिटिशियंस भी कहते रहे कि 5 जहाज गिरे, किसी ने कहा 6 जहाज गिरे। सुब्रमण्यम जो है बीजेपी के लीडर है, उन्होंने कहा 5 जहाज गिरे हैं। और अभी ये चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल अनिल चौहान, उन्होंने कहा कि जी ये देखें जहाज गिरे हैं, ये नहीं। उन्होंने कहा कि ये हम गिरने के बाद हमने रीग्रुप किया, रेक्टिफाई किया और जहाज को दोबारा उड़ाया, कन्फेशन किया। अब इनके पास जवाब नहीं है, वो हजीमत को मिटाने के लिए इनके पास जवाब भी नहीं बन रहा, लेकिन कवर अप करने के लिए तरह तरह के बहाने तलाश रहे हैं। बट हाईएस्ट लेवल पे ऑफिशियली उन्होंने कन्फेशन की है कि जहाज गिरे हैं। और मेरा ख्याल में फ्रांस वाले वहाँ इंडिया पहुंचे हुए थे और डिसॉल्ट वाले, अगर वहां पर उनको मौका दिया जाए, क्योंकि वो जहाज़ों को चेक करने आए थे आखिर क्या हुआ कि जहाज गिरे हैं,
तो मेरे ख्याल में उससे भी चीजें मजीद निकलेंगी, वो कंफर्मेशन भी होती रहेंगी। लेकिन दुनिया मान चुकी है, दुनिया के पास इंटेलिजेंस भी है, सैटेलाइट्स भी हैं, कंफर्मेशन उनको ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि इससे देखें कि नुकसान फ्रांस का भी हुआ है, इसराइल का जो मिसाइल जो ड्रोन था हेरो, वो गिराए गए हैं। और इसी तरीके से S-400 जो लेकिन ब्रिगेडियर रशियन साहब, टेक्नोलॉजी थी एयर डिफेंस की, वो दैट ब्रिगेड वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड। तो इंडिया ने अपने साथ बाकियों को भी ले डूबा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक बात और भी है कि इसी इंटरव्यू में उन्होंने अपनी हिकमत अमली की नाकामी का भी एतराफ़ किया है। देखिए जी, हिकमत अमली इधर भी की, उन्होंने बात की है, लेकिन वो जो उनके एयर चीफ है वो बार बार कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हमें लेट डाउन किया, तेजास Mark 1 अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। जो आप वादा ही क्यों करते हैं जो आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं? सो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है, और लेक ऑफ आप कहें कि ट्रस्ट है, और इसमें जिसको ऐसे मोरल नहीं है। तो देयरफॉर जो पायलट्स हैं, इसका मतलब ये है कि उनका इतना वो ट्रस्ट उन जहाजों पर भी नहीं है जो जहाज वो उड़ा रहे हैं। अच्छा और जिस सर, तरीके से अभी सर एयरफोर्स पे तो उन्हें मार पड़ गई और मिसाइल में भी मार पड़ी, तो अब उनके जो भारतीय वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, वो कहते हैं जी अब किसी भी तरह का कोई मामला हुआ तो पाकिस्तानी जारियत का जवाब भारतीय बहरिया देगी। तो आप क्या समझते हैं, अब बहरिया को भी वो कोई दबरकुट लिखवाना चाहते हैं या वाकई उनकी बहरिया इतनी मजबूत है? ऐसा ही है। देखें कि एयरफोर्स के साथ जो हुआ, इसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी के ग्राउंड फोर्स ने एलओसी पे किया, आपको याद है चार जो 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, एक बटालियन हेडक्वार्टर था, अर्टिलरी पोजीशन से लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन थी आपकी, अर्टिलरी ने जो वहां पे किया है। तो और इसके अलावा फतेह 1 फतेह 2 ने जो उनके साथ किया है, तो उसके बाद एयरफोर्स ने तो कमाल कर दिया। तो अब जो नेवी, आपकी नेवी बड़ी स्ट्रांग नेवी है, ऑलरेडी दे आर पेट्रोलिंग आपके जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवादर से लेके कराची का जो आपका एरिया बनता है उसको भी कर रहे हैं। और देखे INS विक्रांत पहले भी मूव किया था, लेकिन हमारे शिप्स सबमरीन्स उस एरिया में गए थे तो वहां से वो रिट्रीव कर गए थे। तो पाकिस्तान के पास बड़ी जबरदस्त कैपेबिलिटीज है, उधर बाबर 1 भी है, बाबर 2 भी है, आपके सबमरीन्स भी हैं, और बाकी शिप्स भी हैं, आपके पास जहाज भी हैं। तो आप फुली तैयार हैं। तो वो उनकी वो नहीं है। तो आपके बात सही है कि ये एक नेवी रह गई थी तो उसको भी मार पड़ेगी। और वो और पाकिस्तान नेवी जो है, देखें ये भी रिसेंट एक्सरसाइजेस वगैरह कर चुके हैं, और क्या लगातार ये एक्सरसाइजेस में रहे हैं। तो दे अंडरस्टैंड डायनेमिक्स क्या है और किस तरह इंडियन नेवी को उन्होंने अटैक ऑन करना है। अच्छा तो खान ऑलरेडी साहब, मेरे ख्याल में उनको भी एक हाँ साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग छिड़ी तो अमेरिका को दोनों के साथ तजारती मुआहदे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। पाकिस्तान तो तैयार है इन सारे मामलात पे। तो आप क्या समझते हैं कि इस बात के बाद जो इंडिया है वो भी जंगी जुनून में उसमें कोई कमी आएगी या वो ये मौका गवा देगा? नहीं जी, ये अभी जो वार मॉन्गरिंग है, ये एक किस्म का रेट्रिक्स है, बयानबाजी है। वो हजीमत को साल जो कुछ हुआ इनके साथ हुआ है, वो कुछ साल्वेज करना चाहते हैं। तो देयर फोर देखें, इसीलिए भी कहते हैं ना कि पाज है का मतलब ये है वो कन्फेस नहीं करना चाहते हैं कितने लॉसेस हुए हैं। अगर वो कहते हैं कि ये सब चीजें अभी ठीक है, तो उसके बाद लोग पूछेंगे आप बताएं कि कितने जहाज गिरे हैं, कितने बंदे मरे हैं। तो उस पर एक वो फैक्टर है। और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पाकिस्तान को लीडरशिप की बड़ी तारीफें की हैं, लोगों की बड़ी तारीफें की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन भी जा रहा है वो टैरिफ पे बात करने के लिए। सो पाकिस्तान हैज एक्टेड एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट थ्रू आउट। और हमने यूनाइटेड नेशन चार्टर को भी फॉलो किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ऑन बोर्ड लिया है। अभी भी हम जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, हमारी स्टेटमेंट्स ऑफिशियली भी आ रही हैं, बहुत मेच्योर स्टेटमेंट्स होती हैं। अनलाइक देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी जो गुजरात में जाकर बयान दिया कि मेरी गोली है, तो वो मतलब बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा होता है, बाकी मार तो उनको अनग्राउंड पड़ रही है। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो ये कहा कि पाकिस्तान को किसी दबाव में नहीं लाया जा सकता और जनूबी एशिया में जो इस्तेहकाम है वो मसला कश्मीर के हल के बाद ही, वहाँ अमन के बाद ही हो सकता है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे?
जी हाँ, देखें कि साउथ एशिया में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोर इशू है वो जम्मू एंड कश्मीर का इशू है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 18 रिजोल्यूशन है फॉर प्लेबसाइड जो यहाँ पे होना है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। और इसमें जो फरीक भी हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, कश्मीरीज और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें फरीक है। तो सब पीस एंड स्टेबिलिटी इस खित्ते में लिंक करती है विद द सोल्यूशन ऑफ द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो अगर वो नहीं हो तो देखिए इसे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और 3 जंगें हम पहले भी लड़ चुके हैं, जैसे चीफ ने कहा, तो 3 जंगें हम कश्मीर पर लड़ चुके हैं, तो मजीद 10 लड़ने को भी तैयार हैं। और कश्मीर इस अब जगलर वैन है। और जिस तरह कायद आज़म ने कहा, तो चीफ की भी यही सोच है कि हम इसको कंप्रोमाइज कर नहीं सकते हैं। कश्मीरियों की जो कुर्बानियां हैं हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और देखें इस इश्यू को रिजॉल्व होना है क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन जो है वो इंटैक्ट है। सो देयर फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी अंडरस्टैंड। और देयर फॉर देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने शुरू में जब सीज फायर की बात की, he said कि हम रेडी हैं टू मीडिएट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन जम्मू एंड कश्मीर। और इसके अलावा देखें इसके बाद जो ट्वीट की थी मार्को रूबियो ने, तो उन्होंने भी ये कहा था पाकिस्तान और इंडिया दे विल डिस्कस ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट ए न्यूट्रल प्लेस। इसका मतलब था ब्रॉड सेट का इश्यूज की बात होती है तो आपके जम्मू एंड कश्मीर की बात होनी थी, आपका इंडस वाटर ट्रीटी की बात होनी है, फिर इसके बाद आपके इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान की बात होनी है, और फिर यकीनन लास्ट में ट्रेड की भी बात हो सकती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब थोड़ी सी ज़रा इसराइल पे बात कर लेते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़ा का जो 2 रियासती हल निकालने के लिए कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आइंदा माह, आप क्या समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में 8 बुनियादी मौज़ूआत जो हैं वो तो सिलेक्ट कर लिए गए हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या मसला जो फ़लस्तीन है वो इस मामले के बाद हल हो जाएगा? देखें कि ये अभी जिस तरह की रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और स्पेशली सऊदी अरब का भी जो एक्सटेंड है, जो मैसेज कन्वे प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी किए गए हैं, यूएई ने भी बात की है, कतर ने बात की है। आप देखें जीसीसी के कॉन्फ्रेंस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने एक बात की है, एक पैलेस्टीनियन स्टेट की बात की। और रिसेंटली हमने देखा है कि जो फ्रांस का स्टैंड है वो बहुत पॉजिटिव रहा है, यूनाइटेड किंगडम ने बड़ा पॉजिटिव स्टैंड लिया है इसराइल के अगेंस्ट। और उन्होंने कहा कि सब अभी दुनिया में सब ममालिक जो हैं, देखे इसराइल को निकाल के बाकी सब तो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से अभी सऊदीज ने क्लेम किया था एक डेलीगेशन भेजने को, जिसको इसराइल ने रोका हुआ है, कि उन्होंने जाके वेस्ट बैंक में जाके वहाँ पे महमूद अब्बास से मुलाकात करनी थी, फॉरेन मिनिस्टर। इसमें तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे, इजिप्ट के भी थे, मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज के लोग शामिल थे। उसमें एक मैसेज देना था कि ये इसराइल फलस्तीन को हम रिकग्नाइज करते हैं एज ए सोवरेन स्टेट। और एक मैसेज था इसराइल के लिए भी था। मेरा ख्याल में इस हिसाब से दुनिया में अब ट्रम्प को भी मानना है, क्योंकि ट्रम्प जब मिडिल ईस्ट आए थे तो वो इसराइल नहीं गए हैं। अब सीज फायर लाइटली आजकल में होने वाला है, तो एक प्रेशर भी इसराइल के ऊपर है। तो दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इसराइल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि द ओनली सोल्यूशन इस 2 स्टेट सोल्यूशन है जो 1967 के और उसके जो एरिया उस वक्त था उस हिसाब से बनेगा। और इसमें इंडिपेंडेंट एक फलस्तीनियन स्टेट होगी जो वेस्ट बैंक में है, और गजा इसमें शामिल। अच्छा सर, थोड़ी सी बात अब अफगानिस्तान के इशू पे भी कर लें कि चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी में जो किरदार अदा किया है, एक तो इस पे थोड़ी सी अपनी राय का इज़हार करते हैं। दूसरा सर, अब पाकिस्तान ने भी वहाँ पे नाज़ुल अमूर की जगह सफ़ीर तैनात करने का फ़ैसला किया है। ऐसे ही फैसला अफगानिस्तान ने भी किया है। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे? जी हमारे इमरान साहब, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले, हम देखते हैं 2-3 महीने के अंदर। और अगर आप रिकॉल करें कि पहले जब से अहमद सादिक अपॉइंट हुए उसके बाद हमने ताल्लुकात में बेहतरी देखी। फिर सेकंड आपने देखा होगा दार साहब विजिट करके काबुल से आए थे, ही वॉज वेरी पॉजिटिव। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि चाइनीज स्पेशल एनवाई इन अफगानिस्तान अहमद सादिक भी काबुल गए थे, वहाँ भी उनकी बातचीत हुई। फिर आपने रिसेंट जो डेवलपमेंट देखी जो बीजिंग में हुई, जिसमें चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने लेफ्ट राइट में डार साहब और मुत्तकी साहब को हाथ पकड़ के पिक्चर जो खींची,
और उसके बाद से जो मैसेजेस आ रहे हैं, फिर उनके एक फतवा जारी हो कि किसी गैर मुल्क में जाके लड़ना जहाद नहीं है, मुजाहिद नहीं कहलाएंगे, तो वो भी एक बड़े वाज़ेह पैगामात आ रहे हैं। फिर आपके नाज़िमुल अमूर को अपग्रेड करके वो फुल सफीर बन गए हैं। सो देखें, ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है जिससे कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिससे ये है देखें कि पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है, चाइना का भी इंटरेस्ट है, जो फितनुल हिंदुस्तान है, फितनुल ख्वारिज है जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, कि एक उन पे कंट्रोल होगा, क्रैकडाउन स्टार्ट होगा, तो आपकी कनेक्टिविटी होगी विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से। रेलवे आपने उज्बेकिस्तान लेके जाना है, और इसके बाद सड़कें बन तो जाएंगी, क्या और सी पेस में देखें जी सर, अफगानिस्तान में इन होना है। मैं ब्रिगेडियर साहब इसी सवाल पे आ रहा था कि क्या इस सारे सिनेरियो के बाद आप सी पैक का मुस्तकबिल जो है वो मजीद समझते हैं कि इससे रोशन होगा और वाकई ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन इससे मुस्तफिद हो पाएंगे? देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अफगानिस्तान इसमें दाखिल होता है तो देखें कि अफगानिस्तान को एक्सेस देगा ना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को। न सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लिए एक्सेस है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए एक्सेस है टू अरेबियन सी। गवादर पोर्ट है कराची पोर्ट के लिए, तो वी आर प्रोवाइडिंग शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को। तो इन सब कंट्रीज का इसमें फायदा है। तो देयरफॉर मेरा ख्याल में कि ये बहुत एक आप समझ लें कि एक फिनोमिनल, मैं कहता हूँ कि एक डेवलपमेंट है, और इसको यकीनन इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। और अभी लाइकली मुत्तकी साहब विजिट करने वाले हैं अगले चंद दिनों में पाकिस्तान, और सुना है 2-3 दिन के लिए आएंगे, तो उसमें मजीद इनमें बातचीत होगी। तो मेरे ख्याल में चीजें बसेरी की तरफ गामजन है, और इसमें मेजर क्रेडिट किरदार जो है चाइना का। बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कि पाकिस्तान इसमें क्या करने जा रहा है, और हमारे साथ मौजूद होंगी कंवल चीमा जो कि IT एक्सपर्ट हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आजकल क्रिप्टो करेंसी का हमारे यहाँ काफ़ी चर्चा है। तो ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसे हासिल कैसे किया जा सकता है, क्या हर फर्द ये ख़रीद सकता है, ये और जैसे कई सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमने ख़ास तौर पे प्रोग्राम में दावत दी है IT स्पेशलिस्ट मोहतरमा कंवल चीमा साहिबा को। थैंक यू वेरी मच कंवल साहिबा। यहीं से शुरू कर लेते हैं। पहले हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये कैसे हासिल की जा सकती है? देखिए क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल जैसे जो मनी होता है, पेपर मनी, उससे एक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होती है, उस तरह क्रिप्टो करेंसी जो है वो भी एक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ही है, मगर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। वो कह लें कि आप एक डिजिटल फॉर्म में है, जो कि हम किसी को भी। और दूसरा ये कि जो मनी है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट या एक सेंट्रल बैंक जो है उसके थ्रू एक्सचेंज होता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो पीयर टू पीयर एक्सचेंज हो जाता है। मतलब कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन उसकी एक्सचेंज, और जो उसका पूरा ट्रस्ट नेटवर्क है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसको सेंट्रल होने की जरूरत नहीं होती, जैसे मनी का एक बैंक सेंट्रल होता है या कोई गवर्नमेंट सेंट्रल होती है, उस तरह क्रिप्टो का नहीं होता। तो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है सबसे पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी। दूसरा ये कि इसको आपने पूछा था हासिल कैसे किया जा सकता है, तो इसको हासिल करने का या तो एक तरीका है कि आप कोई वैल्यू एक्सचेंज करें और उससे आप क्रिप्टो में पेमेंट लें, तो ये एक हासिल करने का वो आप कोई चीज़ बेच रहे हैं और आप उसकी पेमेंट क्रिप्टो में ले रहे हैं, तो ये एक क्रिप्टो करेंसी हासिल करने का तरीका है। दूसरा तरीका ये जो बिटकॉइन हासिल करने का तरीका है वो ये है कि आप जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, उसमें ये होता है कि इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी, और वो ब्लॉकचेन क्या है कि चेन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, कि हर जो नई ट्रांजैक्शन, और वो दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे लोगों के पास पूरे का पूरा लेजर है, मतलब पूरे का पूरा ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से कोई किसी भी ब्लॉक में कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में वो उसकी लाखों कॉपीज अवेलेबल हैं। तो वो जब कहीं एक कोई रद्दो बदल होगा तो वो लाखों और कॉपीज उस ब्लॉक को डिस्कार्ड कर देती हैं। तो ये जब जो भी नया कंप्यूटर या जो भी नया इंसान वो ब्लॉक
क्रिएट करता है या उसको माइन करता है, जैसे हम ब्लॉकचेन माइनिंग कहते हैं, क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं, तो वो बिटकॉइन माइनिंग उस ब्लॉक को ऐड किया जा सकता है। उस बिटकॉइन माइनिंग में एक गेसिंग गेम होती है कि ये कोई एक रैंडम नंबर गेस करना होता है जो एक पजल को सॉल्व करता है कह लें। तो उसके लिए जाहिर है आपको एक बिजली और कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। तो वो अगर जो भी सही सॉल्व कर लेते हैं उसको कुछ बिटकॉइंस मिल जाते हैं। जो नए बिटकॉइंस हैं वो उस वक्त आते हैं जब एक नया ब्लॉक माइन होता है, और जो भी माइनर उसको माइन करता है, मतलब जो भी इंसान पूरी दुनिया में उसको गैस करके ब्लॉक को ऐड करता है, उसको नया बिटकॉइन मिल जाता है। बिटकॉइन में पेमेंट होती है उसकी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी करेंसी ना बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है और हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटजिक रिजर्व कायम कर रही है। आपके ख्याल में क्या हमें अपने मुल्क में क्रिप्टो करेंसी को लीगल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए मेरे ख्याल में। और अभी वैसे मैं आपको बता दूं कि हुकूमत क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को ये हमें पता नहीं कि क्या करेगी एग्जैक्टली, उन्होंने अभी पूरा फ्रेमवर्क नहीं दिया, मगर ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि वो एक रिजर्व बनाने की तरफ जा रहे हैं, विच मीन्स कि जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिक लगभग 2000 मेगावाट, वो जो कि आईपीपीस को हम पहले ही पे कर रहे हैं, वो हमारी एक सरप्लस है और वो उसके लिए हम पेमेंट कर चुके हैं। वो इस्तेमाल नहीं हो रही, वो ज़ाया हो रही है। तो उस बिजली को इस्तेमाल करते हुए हम क्रिप्टो की, जो मैंने आपको कहा माइनिंग, कि वहाँ से हम उस बिजली को इस्तेमाल करते हुए हम माइन करेंगे बिटकॉइन, और वो बिटकॉइन जो हमें मिलेगा उसकी हम एक रिजर्व में, अपने मुल्क के रिजर्व, उसको हम बेचेंगे नहीं, उसको हम अपने रिजर्व देंगे उससे। तो ये पहले ये बात की थी, जो मेरे नॉलेज में एटलीस्ट सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है, सिर्फ उन्होंने ये बात की है हमसे पहले कि वो भी, अमेरिका भी एक बिटकॉइन रिजर्व बनाना शुरू करेगा। और मेरे नॉलेज में एटलीस्ट पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जिसने ये बात की है कि हम भी बिटकॉइन रिजर्व बनाना शुरू करेंगे। तो एक तो मेरे इसमें अपने दो पे तो ये कि जो सरप्लस एनर्जी थी, बिटकॉइन माइनिंग में सबसे बड़ा जो रिसोर्स इस्तेमाल होता है वो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होता है। तो वो हमारी, उसको अगर हम किसी अच्छी चीज़ में लगा देते हैं बिटकॉइन माइनिंग में, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, अगर उसका हम हासिल कर सकते हैं अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करके, तो ये तो बहुत जो चीज़ आया और थी उसको इस्तेमाल करके एक काफ़ी मुफीद चीज़, एक काफ़ी मुफीद हासिल कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा ये कि रिजर्व, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि बिटकॉइन पीयर टू पीयर एक्सचेंज है, इसमें कोई मुल्कों की सैंक्शंस नहीं लगती, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है गोल्ड की तरह की कि जो कि बहुत हैवी हो या कैरी करना मुश्किल हो, या तो ये भी इसमें कोई मसला नहीं है। और इसमें वॉलेटिलिटी बहुत है, मगर एट द एंड ऑफ द डे बिटकॉइन की प्राइसेस काफ़ी हाई रही हैं। एक तो वक्त आया था जब ये तकरीबन एक बिटकॉइन, अब थोड़ा कम हुआ है, मगर एक वक्त आया था कि बहुत बहुत हाई हो गया था, तकरीबन $1 मिलियन को भी टच कर चुका है। तो इस वजह से जो है वो, और फिर ये स्केर्स है, अभी 20 मिलियन बिटकॉइंस ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, सिर्फ 21 मिलियन टोटल हैं जो माइन हो सकते हैं, तो सिर्फ 1 मिलियन रह गया। तो हम अपनी बिजली को इस्तेमाल करते हुए अगर इस तरफ जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है। और रिजर्व भी अगर हम बना रहे हैं तो हम दूसरा ही मुल्क है दुनिया में जो कि जिसने ये अनाउंस किया, और ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्यूचर में क्रिप्टो दिया जाएगी। कमल साहब, ये फरमाइएगा कि मुझे खुद ज़ाती तौर पे एक बहुत आला हुकूमती ओहदेदार ये बता रहे थे कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने तकरीबन $50 अरब जो है वो बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखे हैं। लेकिन स्टेट बैंक जो है वो ये कहता है कि जी ये गैर कानूनी है, इस पे आप ना करें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी भी लोगों को खदशात में मुब्तला करती हैं। तो हमारे यहाँ ये ऐसी चीज़ों को इबहाम की नज़र क्यों कर दिया जाता है? देखें, पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स ट्रेडिशनली क्रिप्टो करेंसी के काफ़ी खिलाफ रही हैं। सिर्फ दुनिया में इस वक्त 7 से 9 मुल्क हैं, सिंगापुर है, एल्वाडोर है, जापान है, चाइना ने बहुत थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट किया है, और कुछ मुल्क, यूएई है, अब कनाडा है, तो बहुत, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने कुछ ना कुछ रेगुलेशन बनाया है।
वरना ज्यादातर मुल्कों ने पूरी दुनिया में क्रिप्टो को कि कोई फ्रेमवर्क, कोई रेगुलेशन नहीं बनाई हुई, क्रिप्टो को इलीगल करार दिया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि क्रिप्टो में जितने भी एक्सचेंजेस या ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें एनोनिमिटी होती है, आपको नहीं पता चलता कि किसने ये ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है। दूसरा ये कि किसी सेंट्रल बैंक में पैसा किसी सेंट्रल बैंक के थ्रू राउट नहीं हो रहा होता है, पीयर टू पीयर हो रहा होता है। तीसरा ये कि अक्रॉस बॉर्डर्स हो रहा होता है, इसमें ये नहीं होता कि अगर अक्रॉस द बॉर्डर हो रहा है तो उसकी कोई अलग से ट्रीटमेंट होगी, बिल्कुल वैसी ही ट्रीटमेंट होती है जैसे लोकल अगर हो रहा हो। तो इस वजह से क्रिप्टो में बहुत सारे ये गवर्नमेंट को कंट्रोल्स लूज करने पड़ते हैं, बिटकॉइन में स्पेशली, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स ने ट्रेडिशनली इसको अलाउ नहीं किया, और पाकिस्तान ने भी इसी वजह से अलाउ नहीं किया क्योंकि क्रिप्टो और बिटकॉइन में काफ़ी सारी वो पेमेंट्स होती रही हैं जो कि हमने देखा कि ये काफ़ी पॉपुलर रहा है स्मगलर्स में, टेररिस्ट में, जो मनी लॉन्डरर्स में रहा है, और फिर ऐसे मुल्कों में बहुत पॉपुलर रहा है जहाँ में पैलेस्टाइन में बहुत पॉपुलर है, फिर यूक्रेन में बहुत पॉपुलर रहा है। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि ये आसानी से हो सकता है, कोई भी इसको, जिसके पास एक फ़ोन है, किसी भी गवर्नमेंट और किसी भी वो जो हम नो योर कस्टमर केवाईसी करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और अनोनिमस है। तो इस वजह से पाकिस्तान ने जो है वो इसको अभी तक रेगुलराइज, ये है कि ये एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है और एक्सचेंज ऑफ वैल्यू डेमोक्रेटाइज कर रहा है। ठीक है। ये जो सेंट्रल कंट्रोल है उसको, दुनिया उसी तरफ जा रही है, हर चीज में उसी तरफ जा रही है, इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन के साथ वही किया। तो ये इवेंचुअली होना ही होना है क्योंकि ये बहुत सारी फ्रिक्शंस और इनकन्वीनियंसेस को रिमूव करता है। पाकिस्तान में जो इनफॉर्मल क्रिप्टो इकोनॉमी है वो तकरीबन 300 के क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस होती हैं, लोग माइन करते हैं, लोग खरीदते हैं एक्सेट्रा, और तकरीबन 25 मिलियन लोग हैं जो ये ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इसलिए पार्टी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसके बारे में पहले भी सोचना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अब कर रहे हैं, खुश शायद है। और बहुत शुक्रिया कंवल चीमा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब वक्त ब्रेक का, ब्रेक से अब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे एनर्जी एक्सपर्ट जनाब अरशद अब्बासी साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अरशद अब्बासी साहब जो कि एनर्जी और पावर सेक्टर के स्पेशलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया। सर, ये फरमाइएगा कि ये जो बिजली की मौजूदा सूरत हाल है और उस पर जो हमारे वफाकी वज़ीर तवाने अवैस लगा रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत बिजली के शोबे बढ़ते हुए गर्दशी कर्जे को ख़त्म करने के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ एक बड़े मालियाती मुआहदे को बिल्कुल हतमी शक्ल देने के करीब है। आप क्या समझते हैं कि ये मुआहदा जो है इससे कोई फ़ायदा होगा, सार्फिन को भी कोई फ़ायदा होगा? देखिए इमरान, ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हमने जो पावर परचेज एग्रीमेंट हैं ये बड़ी कोशिश की गई, उनके बाजू में रोड़ने की कोशिश की गई, IPPs की सबके, लेकिन देखें वो ऐसी, वो कहते हैं नॉट या गांठें लगी हुई हैं जो इनके बस की बात नहीं है। हमें इनकी कैपेसिटी का पता है। मैं 1.5-2 साल नैब में रहा हूँ, मुझे पता है कि जब तक ये IPP के साथ रीनेगोशिएट वो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा, यूं ही उम्र होते रहेंगे, यूं ही बातें चलती रहेंगी। मुझे तो ज़्यादा इमरान इससे ज़्यादा अफसोस होता है कि आजकल जो के इलेक्ट्रिक में हो रहा है, और मेरे ख्याल में शायद मेरी बुक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन काश कभी कोई बंदा ये चेयरमैन नपरा से पूछें ये क्या कर रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा फॉल्ट है इमरान, अगर मुझे बंदा कहे यकीन करें ये 4 माह में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर दूं इन नपरा के बंदों को और ओगरा को, और ये घर भेजो इनको। हमें मारा है इन 2 रेगुलेटर्स ने। मेरा आपका काम बेसिकली ये नहीं था कि हम यहाँ बैठ के डिस्कस करते। ये ऑर्गेनाइजेशन ये बनी इसलिए थी कि मेरे आपके मफादात का ख्याल रखें, प्रोटेस्ट करें, ये सार्फिन के लिए बनी थी। लेकिन आप देखें कि इन दोनों की मौजूदगी में ये एक हब बन गया है। जितने IPPs हैं, जितने ऑयल एंड गैस के प्लेयर्स हैं, वो पता लगा उनको तो शेल्टर कौन दे रहा है, वो ओगरा और नपरा दे रहा है।
आज बड़े अफसोस की बात है, मैं तो इसी मिनिस्टर की बात अवैस लगारी साहब की सुन रहा था कि नेपरा को हम जाके अपील करेंगे। ये आप ज़रा सोचें कि गवर्नमेंट जाके अपील करेगी नेपरा को कि जी कोई हमारे पे रहम करें। क्या चेयरमैन नेपरा पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या उसके ऊपर कोई कवानीन लागू नहीं होते? अब आप देखें, ये वही चेयरमैन नेपरा और यही इसके मेंबर हैं जो इन्होंने 4 महीने पहले कहा था हमारी तनख्वाहें 35 लाख कर दें। यार क्या खूबसूरत बात की। इमरान, कभी कभी लगता है कि पूछना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई वाली वारिस है इसका, असल में कोई है या कोई सोचने वाला है, या ये है कि लगता है सारों के हाथ बीच में पड़े हुए हैं और एक्चुअली कोई करना नहीं चाहता। ये मेरे आपके सामने, सार्फिन के सामने ये सारी नूरा कुश्ती हो रही है। देखिए अब्बासी साहब इसमें ये भी ज़रा शामिल कर लें, वजारत तवानाई ने जो ओवर बिलिंग का मसला हल करने के लिए अपना मीटर, अपनी रीडिंग की जो स्कीम शुरू करने जा रहे हैं कि सारिफ खुद तस्वीर उतारेगा और भेज देगा, आप क्या समझते हैं इससे ओवर बिलिंग का मसला हल हो जाएगा? सुबहान तेरी कुदरत, ये बातें ये किसको क्या समझा रहे हैं? दुनिया में इसका हल नहीं है। दुनिया में इसका हल है स्मार्ट ग्रिड, जहाँ पे बिजली चाहे हपको से हो, चाहे तरबेला से हो, चाहे आपके घर में मोटर्स कंज्यूम करिए, मोबाइल के ऊपर रीडिंग आती है। आप पहली तो बात है कि क्या वो जो मीटर लगे होंगे वो बिल्कुल एक्यूरेटली कैलिब्रेटेड होंगे? यानी जैसे मैंने 100 यूनिट खर्च किया है तो 100 यूनिट ही आएगा। अगर आप मुझे ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि खाली वो तस्वीर भेजेगा, तो यार इमरान इसका क्या फ़ायदा होगा? ये इस तरह की जो बातें हैं ना, ये तो पहले भी चल रही हैं। ये मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे ऑलरेडी ये काम हो भी रहा है बरेली क्लेम में। असल मसला तस्वीर का नहीं है, असल मसला वो जो गरारियाँ उसके पीछे घूम रही हैं, वो जो उसको मैयर नापते कैसे हैं, उसको जांचना वो है कि यूनिट कितने खर्च हुए। जब तक वहाँ पे शफाफियत नहीं लेके आएंगे ये सारी बातें, देखें सांस चढ़ जाता होता है हमारे मिनिस्टर्स को। कोशिश वो अपनी जगह जो भी है वो जिस तरह कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है ये जो हमें अंदर से जो चीज़ खोखला कर गई है, मार गई है, वो हमारी ये एनर्जी और बिजली है। इमरान, मुझे शक पड़ता है बड़ा सख्त किस्म का, क्योंकि जो हमारी जो औकात थी, हमने तो बड़ा एजुकेट किया, पढ़ाया, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम वो कहते हैं ना कि क्रिकेट के बाहर जैसे क्रिकेट एक कमेंट्री कर रहा होता, हम वो कर सकते हैं। मुझे ये शक पड़ता है कि इस पूरे पावर सेक्टर को कोई और चला रहा है। सर ये बड़ी अहम और बड़ी ख़तरनाक बात है जो आप कर रहे हैं। इसका मतलब है, आप अगर इसका ये मतलब अखज़ किया जाए कि कोई ऐसा माफिया है जो ये सारे मामलों को कंट्रोल किए हुए है। इमरान, ये बात अभी तक मैं समझ नहीं आई। ये पाकिस्तान कहते ना लुट गया। देखे ना, खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हम एक बैगिंग बॉल, हम तो भिखारी बन गए इस पावर सेक्टर की वजह से। मैं और आप क्या चीज़ हैं, वो खुद ये कह रहे हैं, लेकिन वो कौम को ये नहीं बता सके, कौम को आज तक ये नहीं कर सके कि ये वजह क्या है। लेकिन कोई शायद करना भी नहीं चाहता। मैं एक बात कहूँगा कि अभी जितनी भी जो डिस्को के जो बोर्ड है, एनटीडीसी का बोर्ड है, भाई अंदाज़ा करें आपने बंदे कौन से लगाए हुए जो एक्चुअली जो इसको गुआन कर रहे हैं। आप वो बंदे जो मेरे ख्याल में जिनका वेस्ट रिकॉर्ड है, वही बैठ के इसी पावर सेक्टर को चला रहे हैं, वही मशवरे दे रहे हैं। इमरान, एक मैं बात हूँ, वो कहते हैं ना जो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हो, यानी जिसने प्रॉब्लम की है, जिसने इतना कुछ यहाँ से निकाला है, वही बैठ के सोल्यूशन के लिए भी आ जाए, तो फिर तो मसले हल हो गए। आज मुझे बताएं, कौन से एक बंदे को भी पाकिस्तान में पावर सेक्टर के ऊपर सजा मिली है कि ये देखें इसने ये काम गलत किया? आप इवन एनटीडीसी को देखें, यार यकीन करें इमरान, काश मैं कोड ऑफ एथिक्स है, वरना जो मैंने देखा है वो कौम को सामने बताऊं तो मेरे ख्याल में लोगों की नफरत इधर हो जाएगी कि ये कौन है, हमें ज़्यादा नुकसान तो इसने पहुंचाया। सर मेरी बात सुने, अगर उन्हें इस मुल्क का और इस आवाम का ख्याल ही नहीं है तो आप उन कोर्ट्स का इतना ख्याल क्यों करते हैं? आपका भी फर्ज है सच सामने लाएं।
बताइए कैसे सच ला सकते हैं? लिखने के जरिए, आपके जरिए, प्रोग्राम से करने के लिए जरिए, प्रेजेंटेशन के जरिए। लेकिन बात असल में ये है कि मेरे तो हम तो कोई एक्शन तो नहीं कर सकते ना, हम किसी को कुछ कह तो नहीं सकते, हम तो खाली कमेंटेटर हैं, बाहर बैठ के बात कर सकते हैं। हमारे हाथ में या मेरे हाथ में या आपके हाथ में इख्तियार तो नहीं है। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें तो 48 घंटों में ठीक हो सकती हैं। अच्छा सर, लेकिन किसको बताएं? अच्छा सर, कौन करेगा? सर ये फरमाइएगा कि वजीर आजम ने 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान किया था, तो अभी तक आवाम को बिजली जो है वो उतनी सस्ती मिल क्यों नहीं पा रही? क्या वाकई ही बिजली सस्ती मिलेगी? इमरान, मेरे ख्याल में कि इसकी तशहीर में और इसकी पब्लिसिटी में, ये मैं तो हम इस्लामाबाद में रहते हैं, यहाँ पे इतने बोर्ड लगे थे, काश वो पैसे ही वही लीव दिया जाता, लोगों को तो कुछ पता चलता। देखिए, वज़ीर आज़म ये बात कहते हैं, लेकिन उनकी अपनी टीम, उनके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर और नेपरा की मौजूदगी में वो बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर देखो आप झूठ बोलते। मैं आप नहीं कह रहा, मुझे अफसोस के बात करने लगा। यही देखे ना, मतलब यही हुआ कि पूरी कौम के सामने नेपरा ने बता दिया कि वज़ीर आज़म साहब आप झूठ बोलते, मुंह पे कह दिया। आप यकीन करें, अगर किसी मुल्क में अगर प्राइम मिनिस्टर कोई कमिटेड होता, यकीन करें, मैं ये नहीं कहता कि चौकों में इनको लटकाते, लेकिन इन्हें ये कहते कल दफ्तर ना आना और बताओ तुमने अच्छा कैसे हाथ सर अभी जो 2000 मेगावाट बिजली इन्होंने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए देने का ऐलान किया है, उसमें भी सुना है कि IMF ने वजाहत तलब कर दी है कि आप कैसे कर सकते हैं ये। देखिए, IMF ने तो सुना है, कुछ और बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा था टैरिफ भी 8 रुपए बढ़ाए। ये बातें अभी बाहर नहीं, लेकिन जो बात बिटवीन द लाइन्स आ रही है कि वो कहते हैं जी हमें ये टैरिफ एक्सपेक्ट नहीं, ये नहीं है, आप किसी को सब्सिडी दे ही नहीं सकते। और अभी जो के इलेक्ट्रिक में नेपरा ने जो टैरिफ उनको दिया है, मेरा ख्याल है इमरान, यकीन करें, ये खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं एक बड़ा मोमिन आदमी हूँ, अल्लाह करे ऐसे ही हो। तो वो ज़रा बैठ के सोचें कि हुजूर ये जो आप बातें कर रहे होते हैं, ये बातें, आपकी बातें 24 घंटे के बाद, मैं क्या कहूँ, नेपरा और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के इलेक्ट्रिक सारे वो आपके सामने मुंह पे कह रहे होते हैं कि नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब आप झूठे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, कह रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब। नाज़रीन, अब वक्त ख़त्म हो गया आज के नहीं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।